हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको समराइज करूं कि आखिर ये आइडिया है क्या, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है। देखिए, मान लीजिए आप या मैं एक एग्जांपल लीजिए कि हम एक फर्म चला रहे हैं पहले से और उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये हमारी फर्म है और पहले से इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट हुआ है, काम चल रहा है। अब इसके अंदर हमने एक नई मशीन लगाई, किसी मशीन को रिप्लेस किया या हमने कोई नई मशीन लगाई। ठीक है, आपने देखा होगा, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल पहले लेते हैं हम इसको, मार्जिनल हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म है, उसके अंदर हमने कुछ ऐड किया। अब इसके अंदर हमने कैपिटल को ऐड किया, एक मशीन लगाई हमने, ये हमने एक मशीन लगाई और अब ये इसने प्रोडक्शन चालू कर दिया। इस मशीन ने चालू नहीं किया अभी हमने लगाई है। अब सवाल यह है कि मान के चलिए कि ये जो कॉस्ट आई इस मशीन के ऊपर वो आई 100 रुपीज। ठीक है, तो ये 100 रुपीज जो कॉस्ट आई है इसको हम लोग सप्लाई प्राइस कहते हैं। इस सेंस में सप्लाई प्राइस, ठीक है, 100 इसके सप्लाई प्राइस थे। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो मशीन है इसकी जो लाइफ स्पैन है, पूरा जो लाइफ है इसकी, यानी कितने साल तक चलेगी, हम मान के चलते हैं कि ये 10 साल हमें प्रोडक्शन देगी। 10 साल ये मशीन हमें प्रोडक्शन देगी। अब सवाल ये है कि मैंने 100 रुपये अभी इन्वेस्ट किए इसके अंदर और 10 साल ये मशीन चलेगी, तो 10 साल में हमें ये कितना देगी। एक एग्जाम्पल आइडिया लीजिए कि साहब 10 साल बाद हमने लगाया कि हमें इससे 160 रुपीज मिल जाएंगे। ये जो 160 रुपीज हमें मिल रहे हैं यही बेसिकली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। यही है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, है ना, क्योंकि ये हमें 10 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। दूसरी चीज, अब यहां पर हम अगर हम रेट निकालें इसको, अब आप इसको रेट निकालिए कि साहब 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे और 10 साल के लिए और 160 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 6% पर ईयर हमें रिटर्न मिल रहा है। 6% पर ईयर हमें रिटर्न मिल रहा है। जो एक्सपेक्टेड, ये क्या है, अभी तो हमने लगा है ना, तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसी को हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। यानी आज हमने जो इन्वेस्ट किया है उससे फ्यूचर में हमें कितना मिलेगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही उस कैपिटल की मार्जिनल एफिशिएंसी होती है। हमने एक मार्जिनल कैपिटल लगाया और उसकी कितनी एफिशिएंसी है कि वो 10 साल के बाद हमें इतना दे रहा है, यही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है। डिसीजन कहां लेते हैं, अब मैं ये सोचूंगा कि मैंने ये सप्लाई प्राइस 100 मैंने इन्वेस्ट किए और मुझे 6% के हिसाब से 10 साल में इतना मिल गया। मान लीजिए अगर यही पैसे मैंने बैंक में रख दिए, ये 100 रुपीज अगर मैं बैंक में रखता हूं तो मुझे कितना फायदा होगा। मान लीजिए अगर बैंक मुझे 7% इंटरेस्ट दे रही है तो मुझे 170 मिलेंगे 10 इयर्स के बाद। तो फिर क्या फायदा, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, इतनी परेशानी उठाऊं, मैं बैंक में रख दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक से जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 5% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, यानी मुझे 150 मिल रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि मैं उसको इन्वेस्ट करूं, यहां मुझे 6% मिल रहा है। यही यहां पर एक डिसीजन लेना होता है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। यानी जो सेलिंग प्राइस है आपके, सप्लाई प्राइस कहिए, सेलिंग प्राइस कहिए, और सॉरी सप्लाई प्राइस, जो कॉस्ट है आपकी, मिनिमम कॉस्ट जो कहलाती है, उससे कितना ज्यादा हमें मिल रहा है 10 साल के बाद, उस पर कितना रिटर्न है। अगर वो रिटर्न इससे, पहली बात तो ऑफकोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए वो रिटर्न, अगर इससे ज्यादा नहीं है तब तो जाहिर है लॉस से कोई फायदा नहीं, फिर तो आप करिए ही मत। लेकिन हम मैं और दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर हम बैंक से भी उसको तय करते हैं कि साहब बैंक का रेट कितना है, उससे ज्यादा है नहीं है। अच्छा, यहां पर इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे कि ये रेट जो है क्या हमें इससे ज्यादा दे रहा है, यानी जो हमने कॉस्ट लगाई है, जो हमारी सप्लाई प्राइस है, उससे तो हमें 10 साल के बाद 100% ज्यादा ही मिलना चाहिए। मैंने 100 रियाल
100 रुपया मैंने लगा दिया बैंक में, वो उस पर इन्वेस्ट कर दिया मैंने, और 10 साल के बाद 100 रुपया मुझे वापस मिल गया, तो फिर क्या फायदा? इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, मैं बैंक में रख देता, बैंक मुझे ज्यादा दे देता। तो किसी भी हाल में इससे तो ज्यादा होना ही चाहिए, और जाहिर है जब आप ज्यादा प्लानिंग करते हैं तो हम ये रेट भी देखते हैं। अब हम इसको एमएससी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या चीज है? एमएससी की डेफिनेशन ही ये है कि आपको एक आपके इन्वेस्टमेंट की एक लाइफ टाइम के अंदर कितना रिटर्न मिलता है, यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, वही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाता है। अब इसको कहिए कि इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कैपिटल असेट। जो हमने यहां लगाया है उस पर कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है ईयरली, ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाता है। हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है ये जो हम करते हैं। सही है, हम कहां इन्वेस्ट करेंगे? जब हमें उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। अब ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। पहली है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, बल्कि आप इसको फ्यूचर प्रॉफिट कहिए, हम वैल्यू ना कहें, हम सिर्फ इसको प्रॉफिट लें। फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट यानी जो हमारा कैपिटल असेट्स है उसके ऊपर हमें कितना फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, यानी टोटल नेट रिटर्न फ्रॉम द असेट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। यानी ये जो लाइफ टाइम है पूरा इसका, इस मशीन का ये लाइफ टाइम है, इसमें कितना हमें 10 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा। एक तो इस चीज पर ही डिपेंड करता है। इसको हम लोग रिटर्न ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सप्लाई प्राइस है इसको हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, भाई हो सकता है ये मशीन हमारी जो है वो पुरानी कोई लगी हुई हो, उसको हटा के हमने नई लगाई है, तो एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी एक तरीके से कहलाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग एनुअल यील्ड भी कहते हैं। हर साल कितना कमा कर दे रहा है, यानी ये 6% है ना, इसलिए हम इसको एनुअल यील्ड भी कहते हैं। हर साल हमें कितना मिल रहा है। और दूसरी चीज जिस पे ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है वो है सप्लाई प्राइस। कितने लगे हमें, यानी जाहिर है अगर हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम ये देखें कि हमने कितना लगाया, और फिर उस पर देखेंगे कि कितना हमें उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें अगर हमें मिल जाएंगी तो हम निकाल पाएंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है। सप्लाई प्राइस बेसिकली वही है जिसमें हमने जो 100 मैंने बताया, इसको मैं डिटेल में बता सकता हूं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दी न्यू एसेट्स है, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, या हम किस रेट से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। यानी अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लें कि मान लीजिए ये अगर हमारी जो ये सप्लाई प्राइस है एसपी, ये मान लीजिए अगर 500 है, ठीक है, और जो हमारा एनुअल यील्ड निकल कर आ रही है ये 50 निकल कर आ रही है, एनुअल यील्ड जो है वो 50 निकल कर आ रही है, तो हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 50 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10%। सिंपल हम निकाल रहे हैं। अगर हमने माना कि हमारी जो एसपी है ये सेलिंग प्राइस है वो 500 है, और जो रिटर्न है हमारा इसका जो है हमें एनुअल रिटर्न यील्ड मिल रहा है वो हमें 50 मिल रहा है हर साल, तो किस रेट से मिल रहा है? 50 डिवाइड बाई 500, यानी कि जो हमारा एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाई दी सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी। यानी ये क्या चीज है, अब हम इसको क्या कहेंगे? ये एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द गिवन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल असेट। जो कैपिटल असेट दी हुई है उसके ऊपर हमें कितने परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाती है, ठीक है। देखिए बेसिकली ये जो आइडिया है ये केन्स ने दिया था, हटाऊं इसको, ये आइडिया, ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो आइडिया ये बेसिकली दिया ही हुआ केन्स का है, ये केन्स ने ही दिया था। केन्स ने अपनी डेफिनेशन में कहा था
कि द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू दैट रेट ऑफ डिस्काउंट विच वुड मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ एन्युइटीज। सीरीज ऑफ एन्युइटीज को आप ये समझ लीजिए कि हर साल हमें इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी इनकम मिल रही है। सीरीज ऑफ एन्युइटीज गिवन बाय द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल असेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो कैपिटल की लाइफ टाइम है, इट मस्ट बी इक्वल टू दी सप्लाई प्राइस। कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो हमारा सप्लाई प्राइस है, कोई भी सप्लाई प्राइस है, उसके बाद हर साल जो हम लगा रहे हैं उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। एक रेट ऑफ डिस्काउंट होगा, ये एक रेट ऑफ ये है, रेट से मिल रहा है हमें। इस रेट को अगर हम इसको डिस्काउंटेड कर दें तो ये 100 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। यही उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जो हमारा सप्लाई प्राइस है वो इक्वल होना चाहिए उस अमाउंट के, जो अमाउंट हमें 10 साल के बाद मिलेगा, उसमें से अगर हम डिस्काउंट रेट निकाल दें, यानी उसको रेट से डिस्काउंट कर दें उसको, तो जो हमें मिलेगा वो सप्लाई प्राइस के बराबर होना चाहिए। यही उनका आइडिया है। डिस्काउंटेड रेट को आप एक तरीके से कह लिए इंटरेस्ट रेट यूज टू डिटरमिन दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश। जो फ्यूचर में हमें मिल रहा है उसको अगर हम किसी एक रेट से घटाएंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। 160 को 6% से 10 साल तक घटाइए तो हमें 100 रुपया आज मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, केन्स ने अपनी जो पूरी डेफिनेशन जो मैंने अभी पढ़ी, केन्स की डेफिनेशन ने बताई कि जो सप्लाई प्राइस है वो डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड होना चाहिए। डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ठीक है, डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड होना चाहिए। अब ये डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसको हम देखें। इसका एक फार्मूला है, उसको हम देखेंगे। जो इसमें फार्मूला दिया वो है एसपी, थोड़ा लाइट चल रहा है पेन। क्या है हमारा एसपी, क्या चीज है हमारी, सप्लाई प्राइस। अब ये जो सप्लाई प्राइस है ये इनके हिसाब से इक्वल होना चाहिए आपका रिटर्न ऑन फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ 1 ईयर। हम हर साल का लेंगे ना, जैसे मैंने एग्जांपल में 10 साल लिया है, तो हम हर साल 66% ले रहे हैं ना 10 साल का, तभी तो हमें 160 मिला। तो पहले साल का हमें R1 मिलेगा, ठीक है, प्लस दूसरे साल अगर हम लेंगे तो R2 मिलेगा, तीसरे साल R3, R4 कर करके R10 तक जाएगा। अब जाहिर है 10 तो मैंने एग्जांपल लिया, 20 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 या 2 भी हो सकता है। ये तो लाइफ टाइम है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने मशीन लगाई है, वो कितने साल चलेगी, उसकी कितनी उम्र है, उसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, तो इसकी जगह हम ले लेते हैं प्लस RN, ठीक है, RN ले लिया, कितने साल भी हो। अब जाहिर है यहां पर हमें डिस्काउंटेड रेट की भी तो बात करनी है ना, ये रेट भी तो है ना 6% जो निकल कर आ रहा है, यानी डिस्काउंटेड रेट भी है यहां पर। तो डिस्काउंटेड रेट को हम डिस्काउंट कैसे करेंगे, डिस्काउंट रेट तो हम सिंपली लिख देंगे रेट, लेकिन रेट हमें डिस्काउंट करना है, तभी तो हम प्रेजेंट वैल्यू पर आएंगे फ्यूचर से। यहां तो फ्यूचर की वैल्यू है 160, 6% से डिस्काउंट करते हुए आएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, है ना। तो इसको हम 1 से माइनस कर देंगे, 1 माइनस I। कुछ जगह आप इसको I देखेंगे, कुछ जगह आप इसको स्मॉल r देखेंगे, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये रेट ऑफ डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड रेट कहिए या रेट ऑफ डिस्काउंट कहिए, ठीक है। दूसरे साल का क्या होगा, 1 प्लस I स्क्वायर, दूसरे साल का हो गया। और इसी तरीके से आप n कर लीजिए इसको, नंबर ऑफ ईयर हम यहां पर n लिया है हमने, तो 1 प्लस I n, ये आपका फॉर्मूला बन गया आपके इस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। ये आपका सप्लाई प्राइस है, R आपके रिटर्न्स है, फ्यूचर रिटर्न्स है, और ये जो 1 2 3 है ये नंबर ऑफ ईयर्स है n में, और ये जो I है ये I आपका डिस्काउंटेड रेट है, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा सप्लाई प्राइस है वो ये बता रहा है कि इस डिस्काउंटेड रेट के इक्वल है। इसको समझने के लिए हम फिर एक एग्जांपल लेंगे, यानी अब वो कह रहे हैं जो आपका सप्लाई प्राइस है वो इस डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है। डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, जो
फ्यूचर में मिल रहा है उसको डिस्काउंट करके जो हम प्रेजेंट वैल्यू पर आ रहे हैं वो उसके बराबर है। चलिए वो कैसे है, हम एक एग्जांपल लें। हम एक मान के चलते हैं कि जो हमारा सप्लाई प्राइस है उसको हमने मान लिया 3000। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, मैं सब लिख नहीं रहा कि उसमें हम सवाल में हम लिखते हैं कि लेट्स अज्यूम द एसपी इज इक्वल टू इतना, आर इज इक्वल टू इतना और ये इक्वल टू इतना। मैं लिख नहीं रहा, टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्ट रहा हूं। अब हम अज्यूम कर रहे हैं, हमने अज्यूम किया कि जो सप्लाई प्राइस है वो 300 है, ठीक है। और जो टाइम लिया है हम टाइम लेके चलें, जैसे हमारे जो एन है, ये एन को हम मान के चलते हैं एन इज इक्वल टू 2 है, यानी यहां हम सिर्फ 2 साल की बात करेंगे, बस हम 2 साल की बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। R1 को भी आप अज्यूम कर लीजिए। R1 को हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो है 1100, ठीक है। अपॉन जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है उसको हमने मान लिया I इज इक्वल टू 10%, ठीक है। 1 प्लस 10% 1.10 हो जाएगा, 1.10। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें तो कुछ लगाने ही नहीं है, ठीक है। प्लस अब आप दूसरे साल का ले लीजिए, दूसरे साल का कितना है, दूसरे साल का फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आप रख लीजिए 2420, 2420, ठीक है। फिर आप अपने ले लीजिए 1। अब जब 1 प्लस आई है तो इसको 10% से जब इसको हम प्लस करेंगे 1 प्लस 10%, तो ये फिर 1.10 और ये आ जाएगा स्क्वायर। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरी इस फिगर को, तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 2000। अब इसको कर लीजिएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 3000, विच इज इक्वल टू योर सप्लाई प्राइस। समझ रहे बात को? यानी केन्स ने कहा कि जो आपका सप्लाई प्राइस है वो इक्वल होना चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न विद डिस्काउंट, यानी डिस्काउंटेड रेट जब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न पर लगाएंगे वो इक्वल आएगा आपके सप्लाई प्राइस पर, ठीक है। तो वो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम यहां पे डिस्काउंटेड रेट लेके चले हम फ्यूचर वैल्यू के ऊपर, और जब हमने उसको डिस्काउंट किया तो 300 आया और 3000 आया, और 3000 ही हमने सप्लाई प्राइस को मान के चला था। ये जो क्वांटिटीज ली गई है वो इस 3000 के हिसाब से ही ली गई है ताकि ये रिजल्ट आए, ठीक है। अब यहां पर डिसाइड ये किया जाता है कि ये हमारा फ्यूचर वैल्यू है वो हर हाल में सप्लाई प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, यानी हमारे जो फ्यूचर वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए सप्लाई प्राइस से। अगर नहीं है तो इन्वेस्ट करने से क्या फायदा। मान लीजिए अगर यही रिटर्न एग्जैक्टली मुझे मिल रहा है, यानी मैंने जो है वो 3000 लगाए और 3000 ही मुझे डिस्काउंट के बाद वापस मिल रहा है, ठीक है, तो फिर नुकसान है। लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर डिस्काउंट किया है तो वो रेट मुझे मिल रहा है। तो हमेशा डिसाइड करते हैं, हम ये लिख जाते हैं कि जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा ही होनी चाहिए। और जाहिर है जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उसको फिर हम बैंक से भी कंपेयर करते हैं। मान लीजिए उससे ज्यादा अगर बैंक ही दे रहा है तो क्या जरूरत है, मत रखिए, मत इन्वेस्ट करिए, बैंक में ही डाल दीजिए, तो उससे भी ये रेट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से समझने की जरूरत है, और 1-2 बार पढ़िए, फिर किसी बुक से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है सब समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।